आप सुन रहे हैं मालती जोशी जी का उपन्यास सहचारिणी का द्वितीय एवं अंतिम भाग। रवि का पहला जन्मदिन हम लोगों ने बड़े उत्साह से मनाया था। पिछली पार्टी की तरह इस बार भी वही धूमधाम, वही साज सज्जा, वही भीड़ भाड़, वही उपहारों का ढेर। पर इस बार विशेषता ये थी कि अम्मा आई हुई थी। अम्मा, पूनम और रेणु। रेणु को देखे इतने दिन हो गए थे कि सिर्फ उसे देखने के लिए ही मैंने अम्मा को इतने आग्रह के साथ आमंत्रित किया था। योगेश तो कभी उसकी बात उठाते ही नहीं थे। वो इतने दिनों बाद आई थी तो उन्होंने जरा भी उत्सुकता नहीं दिखाई। बेटे के सालगिरह की शाही तैयारियां करते रहे, पर उसके लिए एक फ्रॉक तक लाकर नहीं दी। उन्हें इस बात का भी संकोच नहीं हुआ कि बिना किसी नाते रिश्ते के मेरी माँ उसका सारा उत्तरदायित्व उठाए हुए हैं। अम्मा के सामने खर्च की तो बात उठाना ही मुश्किल था, पर कृतज्ञता के दो शब्दों की अधिकारिणी तो वे थी ही। पर नहीं, योगेश के लिए तो जैसे वो विषय ही समाप्त हो गया था। उनके इतने बड़े अपराध को हम लोगों ने इतनी सहृदयता से क्षमा कर दिया था, पर अपनी मृत पत्नी के अपराधों का दंड वे उस अबोध बच्ची को दिए जा रहे थे। उसे घर में न रखने का वचन उन्होंने मुझसे बड़े कौशल से ले लिया था। 4-6 दिन रहकर मेहमान चले गए तो उत्सव का वातावरण एकदम समाप्त हो गया। घर भाएं भाएं करने लगा। नन्हा रवि भी उदास हो गया। मैं दीदी कहकर पुकारती तो खोई खोई आंखों से इधर उधर देखने लगता। उसकी छटपटाहट देखकर मेरी आंखें भर भर आती और उनमें रेणु की भूली सी प्यारी सी आकृति तैर जाती। अम्मा लोगों को समीप के रेलवे स्टेशन में बैठाकर जब ये लौटे तो रात हो चुकी थी। सोए हुए रवि को थपकियाती हुई मैं अनबने भाव से ड्राइंग रूम में बैठी थी। 8, 8:30 के करीब गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया। रवि को सोफे पर सुलाकर मैं दरवाजे में आकर खड़ी हो गई। गोविंद को आवाज़ दो, गाड़ी से उतरते ही इन्होंने कहा। तब तक गोविंद बाहर आ ही गया था। उसने और ड्राइवर ने मिलकर कोई भारी भरकम सी चीज़ गाड़ी से उतारी। जब उसे ड्राइंग रूम में लाकर रखा गया तो मैं अपलक देखती रह गई। वो एक बेबी साइज फ्रिज था। ये क्या? लेकिन उन्होंने मुझे बोलने ही नहीं दिया। एक हाथ मेरे मुंह पर रखकर दूसरे हाथ में एक कागज़ नचाते हुए बोले, नो कमेंट्स प्लीज़। कैश मेमो देख लो, नकद दाम देकर आया हूँ। ये अपने राजकुमार के लिए मेरी ओर से सालगिरह की सौगात है। इसमें कोई बेईमानी नहीं है। मैं क्या कह रही थी ये तो सुन लिया होता पहले। उनका हाथ हटाते हुए मैंने आहत स्वर में कहा, क्या कह रही थी, अब कह डालो। कुर्सी में धंसते हुए बोले, वैसे अब तक का तजुर्बा तो यही है कि राष्ट्र की बढ़ती हुई चरित्रहीनता पर तुम्हारा एक भाषण हो जाना चाहिए। बड़ी मुश्किल से मैंने अपने को जब्त किया। बाहर बरामदे में ड्राइवर लॉगबुक लिखवाने के इंतजार में खड़ा था। भीतर दालान में दरवाजे से कान लगाए गोविंद चाय के ऑर्डर की प्रतीक्षा कर रहा था। उन लोगों के सामने स्थिति को सहजी रखने के उद्देश्य से मैंने धीरे से कहा, 2 दिन पहले ही ले आते तो अम्मा भी देख लेती, खुश हो जाती। यही कह रही थी मैं। अरे ना बाबा, इतना बेवकूफ़ नहीं हूँ मैं। तुम्हारे उपदेश सुन सुनकर ही कान पक गए हैं। परम पूजनीय माता जी के वचनामृत सुनने की सामर्थ्य तो बिल्कुल ही नहीं है। सोच लिया था मैंने कि अब कभी कुछ नहीं कहूँगी। अपने बच्चे को लेकर अपनी छोटी सी दुनिया में बनी रहूँगी, औरों की किसी बात में भी दखल नहीं दूंगी। लेकिन भाग्य भी तो मेरी परीक्षा लेने पर उतारू था। वो फ्रिज जो राजकुमार के नाम से आया था, शीघ्र ही राजा बहादुर के पेय पदार्थों से भर गया था। कंपनी के लिए यदा कदा पीने जाने वाली इनकी दलील अब भी कायम थी, पर मुसीबत ये थी कि कंपनी अब अक्सर ही जुड़ने लगी थी। इस बार जब अम्मा आई थी तो मैंने हल्के से योगेश की शिकायत कर दी थी। उन्होंने उल्टे ही मुझे घुड़क दिया था। बोली थी, कमाऊ मर्द है, इतने दिनों तक घर से बाहर बाहर रहा है, छोटी मोटी आदतें कुछ पड़ भी गई हों तो उनका इतना हवा नहीं बनाया करते। कुछ सब्र से काम लेना सीखो। बेकार घर में कलह करने से क्या फ़ायदा। अम्मा का ये उदार दृष्टिकोण देखकर मुझे आश्चर्य हुआ था, पर उसके मूल में कलह से बचने की भावना थी, ये मैं समझ गई। कभी लगता अम्मा से पूछ ही लिया होता कि इस सब्र की इंतहा भी है कहीं, क्योंकि घर में पीने पिलाने की माया इन दिनों बढ़ती जा रही थी। कोई भी आयोजन उसके बिना संपन्न नहीं होता था। हर पिकनिक उसके बिना अधूरी समझी जाती थी। दो एक बार इनके साथ टूर पर गई तो देखा डाक बंगले में भी सारी व्यवस्था चुस्त दुरुस्त है। सबसे चिंताजनक बात तो ये थी कि योगेश ने इसका संबंध आभिजात्य से जोड़ लिया था।
ऊंची सोसाइटी का एक भूत सा सवार हो गया था उन पर। आए दिन पता नहीं किस किस को डिनर पर आमंत्रित करते रहते। अतिथि का मान्यवर होना जरूरी था बस। फिर ना तो डिपार्टमेंट का बंधन था, ना स्टेटस का, ना उम्र का। मुझे तो आने वालों पर हैरत होती थी, इतने सूक्ष्म से परिचय के सहारे ये लोग निमंत्रण कैसे ले लेते हैं। उस बार भी इन्होंने ऐसा ही भव्य आयोजन कर डाला था। बहाना क्या था ठीक से याद नहीं। डीजे के दामाद इंग्लैंड से लौटे थे या एसपी के छोटे भाई कनाडा जा रहे थे, ऐसा ही कुछ था। नगर के सारे गणमान्य अफसर जुटाए थे। उनके साथ थी उनकी महिमामयी पत्नियां। अपनी गौरवमयी उपस्थिति से हम लोगों को अनुग्रहित करने का भाव पूरे वक्त उनके चेहरों पर बना रहा। उन महान विभूतियों को अपने बीच पाकर योगेश तो जैसे धन्य हो गए थे। कुछ इस तरह से सबके आगे पीछे घूम रहे थे कि उनका तेज तर्रार व्यक्तित्व भी एकदम बौना लग रहा था। पता नहीं क्यों पार्टी की शुरुआत से ही मेरा मूड उखड़ गया था। इतने सारे अपरिचितों की भीड़ में मेरा दम घुटा जा रहा था और गुस्सा भी आ रहा था। पता नहीं क्या शौक है इन्हें बड़े बड़े नामों की भीड़ इकट्ठी करने का। इस तरह का बड़प्पन बटोर कर ये अपनी किसी हीन भावना को दबाना चाहते हो शायद। कुछ तो वैसे ही मन खराब हो गया था। फिर उस रात जिस मिकदार में शराब बहाई गई उससे मेरा खून खौल उठा। उनसे कुछ ना कहने की कसम खाई थी मैंने, पर लगा कि अब ये मौन व्रत तोड़ना होगा। अम्मा ने कलह न करने की सलाह दी थी। घर की शांति मुझे भी प्यारी थी, पर उसके लिए इतनी बड़ी कीमत देने को मैं तैयार नहीं थी। कल को इसी घर में इसी वातावरण में मेरे रवि को बड़ा होना था। दूसरे दिन ये जब कुछ कहने सुनने लायक हुए तो ट्रे में सारी खाली बोतलें ले जाकर मैंने उनके सामने रख दी। ये क्या है? ये गुर्राए। कल की पार्टी का हिसाब है, मैंने शांत स्वर में कहा। लगता है कल सारे समय तुम बैठी यही हिसाब लगाती रही, तभी तो किसी से बात करने की फुर्सत नहीं थी तुम्हारे पास। उनका आक्रमण इतना अप्रत्याशित था कि मुझे संभलने में कुछ समय लगा। उससे पहले ही वे बोल उठे। क्या फ़ायदा है तुम्हारे ग्रेजुएट होने का? सोसाइटी में ठीक से मूव होना भी तुम्हें नहीं आता। बड़ी मुश्किल से मैं कॉन्टैक्ट्स बनाता हूँ और तुम सब मटिया मेट कर देती हो। मुझे भी ताव आ गया। कॉन्टैक्ट्स, सोसाइटी, तंग आ गई हूँ मैं इन शब्दों को सुनते सुनते। इनके लिए कोई अपनी हैसियत ताक पर नहीं रख देता। वे एकदम फुफकार उठे। शायद मैंने उनके मर्म पर चोट की थी। हैसियत की बात क्यों ले आई तुम? इसका सवाल कहाँ पैदा होता है? इसका सवाल तो सबसे पहले आता है, आदमी चादर देख कर पाँव पसारे तो अच्छा लगता है, यो बेमतलब पैसा फूंकने में कोई तुक है? तुम्हारे खर्च में तो कोई कटौती नहीं की मैंने। वे गुर्राए। खर्च में कटौती नहीं करोगे तो क्या मैं चुप रह जाऊंगी? सब तरफ से आंखें मूंद लूंगी। मैं तुम्हारी बीवी हूँ योगेश, नौकरानी नहीं। मुझे तुम्हारी आमदनी और खर्च दोनों का हिसाब चाहिए। वे तपाक से उठ खड़े हुए। देखो मैडम, आम खाने से मतलब रखो, पेड़ गिनने की जरूरत नहीं है। और उसी तेजी के साथ कमरे से बाहर निकल गए। कुछ ही क्षणों में स्कूटर स्टार्ट होने की आवाज़ आई। उसकी घरघराहट क्रमशः दूर होती चली गई और सारा घर एक अजीब सा सन्नाटे में डूब गया। मैं मेज पर सिर टिकाए सोच रही थी कि क्या ये वही व्यक्ति है जिसे भक्ति भावना से मन मंदिर में प्रतिष्ठित किया था। एक एक कर मेरे विश्वास की कितनी परतों को ये तोड़ता चला जाएगा, और कब तक? घूम घाम कर ये लौटे तब भी मैं उसी तरह निस्पंद बैठी हुई थी। दिन जाने कब का ढल चुका था, पर मेरे कमरे की बत्ती किसी ने जलाने का साहस नहीं किया था। मुझे उस मना स्थिति में देखकर रवि को भी वे लोग मेरे पास नहीं लाए थे। वातावरण के तनाव को सूंघने का नौकर लोगों को अच्छा अभ्यास हो गया था। इन्होंने आते ही कमरे में रोशनी की और मेरे पास आकर बैठ गए। ठंडी हवा में घूम आने के कारण उनका मूड कुछ ठीक हो गया था, या शायद मुझे उस तरह उदास देखकर तरस आ गया हो, क्योंकि मेज पर रखे हुए मेरे हाथों को सहलाते हुए जब उन्होंने बोलना शुरू किया तो उनका स्वर काफ़ी नरम था। देखो नीलू, वे कह रहे थे, कोरे आदर्शों के सहारे जिंदगी नहीं चलती। ये बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। घर की सुरक्षित चारदीवारी में बैठकर इन नारों को दोहराना बहुत सरल काम है, लेकिन आदमी जब घर के बाहर निकलता है तब उसका हर कदम यथार्थ की ठोस धरती पर पड़ता है। और आज की दुनिया का सबसे बड़ा यथार्थ, सबसे बड़ी ताकत है पैसा। इस सत्य को, इस कटु सत्य को मुझसे ज़्यादा अच्छी तरह कोई नहीं जानता। मेरे पास पैसा नहीं था, इसीलिए ज़िंदगी से मुझे घिनौने समझौते करने पड़े। उन लोगों के हाथ नीलाम हो जाना पड़ा जिनका मुंह देखना तक मुझे गवारा नहीं था। अब
फिर से उस इतिहास को दोहराना नहीं चाहता। जिंदगी के हाथों बहुत कुछ सहा है मैंने। मेरा वक्त अब आया है, अब मैं ब्याज समेत सारा हिसाब चुकता कर लेना चाहता हूँ। बोलते बोलते वे उत्तेजित हो उठे थे। उनका हर शब्द उनके आक्रोश को, मनस्ताप को व्यक्त कर रहा था। उनकी सांत्वना के लिए कोई अच्छी सी बात मुझे कहनी चाहिए थी, पर मुझे शब्द ही नहीं मिल रहे थे। मेरी तटस्थता को उन्होंने पता नहीं किस अर्थ में लिया। वे एकदम उठ खड़े हुए और अपना अंतिम वाक्य मुझ पर फेंक कर फिर कहीं निकल गए। एक बात मैंने बार बार कही है, आज फिर कहता हूँ, तुम मुझे इस तरह कोंचा मत करो, बहुत पीड़ा होती है। मेरे अवसन्न मस्तिष्क पटल पर यह बात बहुत देर तक दस्तक देती रही। पति पत्नी के बीच जब संवाद शेष हो जाते हैं, तब दाम्पत्य जीवन कितना भयावह हो जाता है, यह बात केवल अनुभव से समझी जा सकती है। उसे शब्दों में बांधना संभव नहीं है। अनुभवों का यह कड़वा अध्याय मेरे हिस्से में भी आया है। तब विवाह को पूरे 3 वर्ष भी नहीं हुए थे। केवल शारीरिक स्तर पर किसी से जुड़े रहना कितना अपमानजनक होता है, पर उन दिनों यही मेरा संबल था, सांत्वना थी। उन तक पहुंचने के लिए वही एकमात्र सेतु था। शेष सभी मोर्चों पर हम बार बार टकरा चुके थे और ये तथ्य उभर कर सामने आ चुका था कि हम दोनों में कहीं कोई सामंजस्य नहीं है। हमारी विचारधारा अलग थी, हमारी आचार संहिता भिन्न थी, जीवन के प्रति हमारे दृष्टिकोण में अंतर था और हमारे नैतिक मूल्यों में कोई समानता नहीं थी। दुख सहने की हमारी क्षमता एक सी नहीं थी। सुख भोगने की हमारी कल्पनाएं भी आपस में मेल नहीं खाती थीं। इन सब बातों के निरस्त हो जाने पर केवल एक ही चीज़ शेष रह जाती थी। उसी चीज़ को, अपने दैहिक संबंधों को मैं प्राण प्रण से सहेजे हुए थी, भले ही इसके लिए मुझे अपनी अस्मिता का गला बार बार घोंट देना पड़ा हो। मेरे परिचय के छोटे से दायरे में जितने भी लोग थे, सभी उपलब्धियों की इस अंधी दौड़ में अंधाधुंध दौड़ रहे थे। व्यवसाय भिन्न थे, पर लक्ष्य एक था, धर्म एक था, पर किसी भी घर में ऐसी अशांति नहीं थी। कभी कभी मुझे हैरत होती, क्या इनके पास अपने कोई जीवन मूल्य नहीं है, या सब कुछ श्री चरणों में समर्पित कर ये महिलाएं परमहंस हो गई हैं। उनकी स्थित प्रज्ञता से मुझे ईर्ष्या हो आती। काश मैं भी उनकी तरह अपने को ढाल पाती, तब मैं भी गुनगुनी धूप में मज़े से बैठकर तृप्त भाव से स्वेटर बुनती रहती। कंधे से कंधा मिलाकर इनके साथ दौड़ नहीं पाती, तो कम से कम थके हुए तलुए तो सहला ही देती। कभी कभी लगता, घर परिवार से कटकर एकदम अकेले पड़ गए हैं ये, इसी से पहाड़ी नदी की तरह निर्बाध बहे जा रहे हैं। तब इनके भाइयों को पास बुलाने की बात मेरे मन में आई थी। अपने विद्यार्थी जीवन में जिन समस्याओं से इन्हें जूझना पड़ा था, वही समस्याएं अब और भी विकराल रूप में उन बच्चों के सामने थीं। पर मेरे प्रस्ताव का एक भी शब्द इन्हें मान्य नहीं हुआ। बोले, पैतृक संपत्ति का सारा अधिकार मैंने छोड़ दिया है, इससे बड़ा उपकार मैं नहीं कर सकता। जितनी बड़ी पैतृक संपत्ति थी, उतना ही बड़ा ये उपकार था। बचपन में माँ जी की मृत्यु के बाद मौसी जी ने ही इन्हें अपने आंचल की छाह में लिया था। उनकी ममता की प्यास बुझाई थी। बहुत इच्छा होती थी मेरी कि अब बुढ़ापे के कुछ दिन वे हमारे यहाँ बिताएं, हम उनकी सेवा करें। बेटे का वैभव देखकर निश्चय ही उनकी आंखें जुड़ा जाती, पर मौसी का नाम लेना ही उन्हें गवारा नहीं था। ससुराल के खेमे में जाकर मातृ स्वरूपा मौसी भी पराई हो गई थी। अब तक का मेरा अनुभव ये था कि दुख मनुष्य को संवेदनशील बना देता है, पर योगेश को देखकर लगा कि दुख इनकी संवेदनशीलता को और कुंद कर गया है। नए संबंध बनाने और पुरानों को छोड़ने में उन्हें विशेष कष्ट नहीं होता। प्रथम प्रेम के ज्वार में उनके स्वभाव की ये विशेषता मैंने लक्ष्य नहीं की थी, पर अब बहुत कुछ स्पष्ट रूप से इस बात को अनुभव कर रही थी कि प्रयोजन समाप्त होते ही ये बड़ी आसानी से किनारा कर लेते हैं। पहले घर को छोड़ा, फिर मौसी, फिर ताऊजी, गीता, रेणु, अब शायद बारी मेरी थी। हाँ, शायद अब मेरी बारी थी, क्योंकि बहुत दिनों से उन्होंने मुझे अपनी परेशानियों में, योजनाओं में साझीदार बनाना छोड़ दिया था। इसके लिए उन्हें दोष भी नहीं दिया जा सकता। उनकी सारी उठापटक को मैं बहुत तटस्थ भाव से लेती रही थी। ट्रांसफ़र, प्रमोशन या पोस्टिंग के लिए होने वाली भागम भाग मेरी समझ में नहीं आती थी। इन्हें जीवन मरण का प्रश्न बना लेना मुझे अजीब सा लगता था। स्वयं ही समस्याओं को जन्म देकर उनके लिए रातों को जागते रहना पागलपन प्रतीत होता था। नीचे से लिफाफे लेकर ऊपर को सरकाना उतना ही हास्यास्पद था, जैसे कि छोटे झूठ को छिपाने के लिए बड़ा झूठ बोलना। इन सब की अनिवार्यता मेरी समझ में नहीं आती थी और उनके औचित्य से मुझे इनकार था।
दरअसल बीबी के रूप में उन्हें दरकार थी एक गुड़िया की, जो शोकेस की तरह सजी हुई घर में चुपचाप बैठी मुस्कुराती रहे। दुर्भाग्य से मैं उनके पल्ले पड़ गई थी, पर ईश्वर योगेश के प्रति बहुत कृपालु थे। भाग्य ने जब जब उन्हें किसी बात से वंचित करना चाहा, ईश्वर ने तुरंत ही दूसरा प्रावधान कर दिया। शायद इसीलिए सीमा के पिताजी रिटायर्ड डीआईजी की हैसियत से अपने पुराने शहर में लौट आए। आते ही उनका योगेश की वीआईपी लिस्ट में शामिल होना तो जरूरी था ही। उनकी कोठी की मरम्मत का काम भी योगेश ने अपने सिर ले लिया था। इस अयाचित कृपा से इतने निहाल हो गए थे वे लोग कि कोठी के दरवाजे हम लोगों के लिए स्वागत का द्वार बन गए। मेरी तो उन लोगों से विशेष पटरी बैठी नहीं, पर ये तो जैसे वहीं के होकर रह गए। अपनी गाथा सुनाने के लिए मिसेस कुमार को योगेश जैसा धैर्यवान श्रोता और कहाँ मिलता। अवकाश प्राप्त के बाद भी उनके आर्थिक स्तर में विशेष अंतर नहीं आया था, पर नौकरी के जमाने का रौबदाब उन्हें आसानी से भूलता नहीं था। कहाँ तो ये हाल था कि गाड़ी में पेट्रोल भी कभी अपने पैसे से नहीं डलवाया, और अब सब्जी वाला तक मुंह उठाकर पैसे मांगता है। पहले बस टैक्सी, स्कूटर, रिक्शा दरवाजे पर घंटों बिना चू चपड़ किए खड़े रहते थे। अब 2 कौड़ी का तांगे वाला भी आंखें दिखाता है, मोल भाव करता है। शहर में पिक्चर कहाँ कौन सी लगी है, इसके लिए कभी पेपर देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वे लोग स्वयं फ़ोन करके बतलाते थे। उनकी सीटें रिजर्व रहती थीं, और पहुँचते ही मैनेजर स्वयं अदब से स्वागत करता था। बच्चे भी जाते तो शान से जाते, आगे पीछे सिपाही लेकर जाते, खुद जाते और दोस्तों को भी ले जाते। अब तो टिकट के लिए लाइन में खड़ा होना इतना अपमानजनक होता है कि सीमा विवेक ने पिक्चर देखना ही छोड़ दिया है। योगेश केवल मिसेस कुमार की विगत गौरव गाथा सुनकर ही नहीं रह जाते, उन्हें उसी शानो शौकत से रौबदार से शहर में बाजार में घुमा भी लाते। इसीलिए योगेश उनके लिए दैनिक जरूरत की चीज़ों में शुमार हो गए। और कोठी में जाते जाते योगेश पर ऐसा रंग चढ़ा कि वे एकदम बदल ही गए। दिन भर आंकड़ों की जोड़ बाकी करने वाला ये आदमी एकदम मीना कुमारी और मेहंदी हसन की गज़लों का फ़ैन हो गया। अंग्रेजी साहित्य से उनका परिचय जेम्स हेडली चेज तक ही सीमित था, पर अब अक्सर उनके मुंह से वॉल्ट हिटमैन, पर्ल बक या मॉम का नाम सुनाई दे जाता था। उन्हें रमी से एकदम नफरत हो गई थी। अब वे ब्रिज और बैडमिंटन धड़ल्ले से खेलने लगे थे। कैक्टस के 20 किस्में उन्हें याद हो गई थीं। कहाँ तो घर में गाय रखना भी उन्हें गवारा नहीं था, देहाती सा लगता था। पर अब जफराबादी भैंस का रूप गुण बखान करते नहीं अगाते थे। यह परिवर्तन अनायास ही नहीं आया था, उसके पीछे भी एक कारण था जो मुझसे छिपा नहीं था। वो हमारे विवाह की चौथी वर्षगांठ थी। सुबह से तो कुछ भी याद नहीं था। दोपहर में ड्राइंग रूम की सफाई करने गई तो तारीख बदलते हुए अचानक ध्यान आ गया। रोल्ड गोल्ड के उस खूबसूरत कैलेंडर को हाथ में लिए मैं देर तक खड़ी रह गई। मन हुआ फ़ोन करके इन्हें याद दिला दूं। रिसीवर उठाया भी, पर तुरंत नीचे रख दिया। सोचा, क्या सचमुच इन्हें भी याद न रहा होगा। सुबह घड़ी में चाबी देते समय तो तारीख पर दृष्टि पड़ ही जाती है। क्या पता जानबूझकर ही चुप कर गए हों। वैसे भी दोनों पक्षों में अब पहले का सा उत्साह कहाँ रह गया है। पहली सालगिरह हमने अम्मा के यहाँ मनाई थी, तब रवि कुल 15 दिन का था। ये 8-10 दिन पहले ही उसे देख कर गए थे। दोबारा आने का कोई प्रश्न ही नहीं था। अम्मा ने सुबह खीर पूड़ी बनाई थी और पूनम मेरे लिए एक कार्डिगन ले आई थी। खा पी कर हम लोग आराम से लेटे थे कि दोपहर में अचानक ये आतंक के। अम्मा की तो खुशी का ठिकाना ही न रहा। उतनी सी देर में उन्होंने एक छोटा मोटा आयोजन कर डाला। दूसरी सालगिरह पर हम लोग अपने घर ही में थे। तब भी सालगिरह के नाम पर एक अच्छा खासा हंगामा हो गया था। हमने केवल अपने समवयस्क जोड़ों को आमंत्रित किया था, इसलिए पूरी शाम हास्य विनोद के वातावरण में डूबी रही। ये मेरे लिए बड़ी प्यारी सी मस्टर्ड कलर की कांजीवरम लाए थे। उस उपहार से भी ज़्यादा मन को भा गई थी इनकी सहृदयता। मेरी पसंद का इच्छाओं का सम्मान करते हुए उस दिन पेय पदार्थों का एकदम बहिष्कार कर दिया था। मेहमानों में कई शौकीन थे, वे कुनमुनाए भी, पर शिकायत का स्वर गीत संगीत में डूब गया और पार्टी सफल रही। पिछले वर्ष हम लोग मांडव चले गए थे। रूपमती बाज बहादुर की प्रणय स्थली में दिन बिताना काव्यात्मक लगा था। दैनंदिन एक रास्ता से दूर निकल आए थे हम लोग, तो थोड़ा एक दूसरे के समीप आ सके थे। पूरी दोपहर में फ़ोन से कान लगाए बैठी रही। यही लगता रहा कि याद आते ही रिंग करेंगे, परेशान हो जाएंगे कि अब इतनी सी देर में क्या कुछ हो सकेगा। फिर हम दोनों मिलकर एक नया पर्याय ढूंढ लेंगे, एक खट्टी मीठी स्मृति उसकी भी बनी रहेगी। शाम को 5 बजे फ़ोन आया तो, पर मिश्रा बाबू का।
यही बताने के लिए था कि साहब बड़े साहब के साथ कहीं बाहर निकल गए हैं, देर से लौटेंगे। निराशा तो हुई, पर याद आ गया इंक्वायरी के सिलसिले में आज बॉस को आना था। ये कुछ परेशान भी लग रहे थे, बेचारे भूल गए होंगे। सारी शंका कुशंकाओं को गुड़ी मुड़ी करके दूर फेंक दिया और किचन में चली आई। सोचा आज अच्छा सरप्राइज देंगे। पंडित को साथ में लेकर मैंने उतनी देर में कितना कुछ बना लिया। कटहल के कोफ्ते, भरवा करेले, बूंदी का रायता, दम आलू, पुलाव। कुछ ही दिनों पहले किसी महिला पत्रिका से एक पाक विधि उतारी थी, पिस्ता पुडिंग या ऐसा ही कुछ नाम था। कॉपी सामने रखकर वही प्रयोग कर डाला। डोंगे को ठंडा होने के लिए फ्रिज में रख दिया, फिर मेज की ओर ध्यान दिया। रोज वाला फ्लावर पॉट हटाकर अलमारी से नया पीतल वाला निकाला। नई तरह के फूलों की सज्जा की, चांदी के धूपदान में अगरबत्तियां सजा दी, टेबल पर नए मैट्स बिछाए। एकदम किसी विशेष अवसर का सा वातावरण लग उठा। बाहर आकर मैंने रवि को तैयार किया। अभी 15 दिन पहले ही उसका जन्मदिन मनाया गया था। वही नया वाला सूट उसे पहनाया था। गुलाबी रंग की चंदेरी साड़ी मैंने पहन ली। मोतियों की एक लड़ी माला गले में डाल ली। बालों में गुलाब का एक बड़ा सा फूल लगा लिया और रवि को लेकर ड्राइंग रूम में आकर बैठ गई। मैं बड़ी व्यग्रता से उनकी बाट जो रही थी और घड़ी का कांटा पल पल आगे सरकता जा रहा था। 8 बजे रवि सो गया और मैं उसे उन्हीं नए कपड़ों में ही सुलाकर ड्राइंग रूम में लौट आई और एक पुस्तक लेकर बैठी रही। 9 बजे लगा कि पंडित कुछ अनमना सा लग रहा है। उससे एक चाय बनवा कर पी और उसे विदा कर दिया। फिर अपनी बुनाई लेकर बैठी रही। 10 बजे उठकर किचन में गई। एक बार सब कुछ फिर से गर्म किया और आकर बैठ गई। ट्रांजिस्टर की सुई इधर से उधर घुमाती रही। आखिर उसे भी बंद कर दिया। वैसे भी 11 बज चले थे, कहीं से भी ढंग का कुछ नहीं आ रहा था। और फिर वही परिचित हॉर्न सुनाई दिया। चौकीदार ने उठकर गेट खोला। मैं एक मुस्कुराहट ओढ़कर दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। गुस्सा तो खूब आ रहा था, पर किसी प्रकार की चक से मैं आज की शाम बेरंग नहीं करना चाहती थी। सॉरी डियर, इन्होंने आते ही कहा, बहुत देर हो गई ना। और ये कहते हुए वे सीधे भीतर निकल गए। मैं विमूढ़ सी वहीं ड्राइंग रूम में खड़ी रह गई। इनके साथ ही साथ कमरे में एक मंद सुगंध इटलाती चली आई थी और मैं जानती थी कि बड़े साहब से उसका कोई संबंध नहीं है। ये कमरे में कपड़े बदल रहे थे। दरवाजे पे खड़े होकर मैंने पूछा, खाना लगाऊं या अभी देर है? हाँ हाँ लगाओ, और क्या देर होगी, 11 बज गए हैं भाई। मैं खाना लगा रही थी तभी ये आकर बैठ गए। ब्यूटीफुल, इन्होंने फूलदान को गोल गोल घुमाते हुए कहा और शुरू हो गए। मैं सांस रोके व्यंजनों की प्रशंसा के लिए कान लगाए रही। इन्हें मनपसंद खाना मिल जाए तो सारा गुस्सा परेशानी उड़न छू हो जाती है, पर वे कुछ भी नहीं खा रहे थे, बस प्लेट में चम्मच इधर उधर चला रहे थे। कहीं से खाकर आए हैं? मैंने धीरे से पूछा। हाँ, सीमा ने फिश कटलेट्स बनाए थे, कुछ ज़्यादा ही खा गया। घर पर कभी बनते नहीं है ना। सीमा क्या गए थे? हाँ हाँ, अब जैसे उन्हें होश आया। अरे विवेक का फ़ोन आ गया था, दिल्ली से 2-3 नए एलपी लेता आया है। मुकेश के गीत हैं, एक लता की पसंद के गानों की है, एक शायद बीटल्स संगीत है। वो तो कुछ अपनी समझ में नहीं आया। और इसी तरह वे कुछ देर तक नए रिकॉर्ड्स के बारे में बोलते रहे। फिर गुलाब की 2-3 वैरायटीज़ के बारे में बताया जो मिसेस कुमार ने अपनी चंडीगढ़ स्थित बहन से मंगवाई हैं। फिर ये शुभ सूचना दी कि टाइफून मतलब कुमार साहब का अल्सेशियन के लिए एक साथी की तलाश है। कुमार साहब ने खुद कहा है तलाशने के लिए। वे धुआंधार बोलते जा रहे थे और मैं एकटक उनकी ओर देखे जा रही थी। जब भी ये वहाँ होकर आते थे, इसी तरह अनवरत बोलते रहते और मुझे बार बार लगता था कि ये वो बात नहीं कह पा रहे हैं जो बार बार उनके होठों से बस फिसलना ही चाहती है। तुम खा चुकी? इन्होंने एकदम से पूछा। बस ख़त्म ही कर रही हूँ, उठो तुम, मैंने कहा और ये ऐसे उठ खड़े हुए जैसे प्रतीक्षा में ही हूँ। मैंने किसी तरह अपना खाना गले से उतारा और राहत की सांस ली। बचा हुआ खाना फ्रिज में रखने जा रही थी, तब देखा पिस्ता पुडिंग मेरा मुंह चिढ़ा रहा था। बाएं हाथ का तकिया बनाए ये अपनी प्रिय आराम कुर्सी में लेटे हुए थे। दाएं हाथ में सिगरेट झूल रही थी और पैर किसी धुन पर ताल दे रहे थे। डबल बेड, गोदरेज, सेफ और ड्रेसिंग टेबल आदि के बाद कमरे में मुश्किल से चलने फिरने की जगह बच पाती थी, पर घर कैसा भी हो, मुझे बेडरूम में इस कुर्सी की जगह निकालनी ही पड़ती थी। अक्सर पहले वाले दिनों में जब ये सोने से पहले सिगरेट लेकर आराम कुर्सी पर जम जाते तो मैं भी फर्श पर उनके घुटनों पर सिर टिकाए बैठी रहती,
पता नहीं कैसी कैसी कितनी कितनी बातें कर डालते थे हम लोग। कई बार बातें होती भी नहीं थी। चुपचाप एक दूसरे के सामीप्य को जीते हुए हम निस्पंद बैठे रहते। पिछले बहुत दिनों से इस सामीप्य सुख का अनुभव नहीं लिया था मैंने। बहुत मन हुआ कि वहीं अपनी पुरानी जगह पर जाकर बैठ जाऊं, पर अभ्यस्त पैर पलंग की ओर ही मुड़ गए। वहीं से पलंग की पाटी पर अपना चेहरा टिकाए हुए मैंने कहा, सुनो। आंखों में प्रश्न भरकर उन्होंने मुझे देखा। एक बात कहूं? कहो। बुरा तो नहीं मानोगे? वे कुछ देर चुप रहे, फिर बोले, तुम्हारी बातों का बुरा मानना मैंने अरसे से छोड़ दिया है। अंदर तक चुप गया जैसे। क्या यही व्यक्ति था जिसने अभी आधा घंटे पहले घर में घुसते ही मुझे हेलो डियर कहकर संबोधित किया था? क्या सचमुच ही अब उस शब्द के साथ केवल औपचारिकता या आदती रह गई है? नीलम नहीं कहा, डियर कह लिया। तुम कुछ कह रही थी। बात जो कहनी थी उसके लिए पहले तो मुझे बहुत संकोच हो रहा था, पर अब सोचा जब सामने वाला इतना निर्लिप्त है तो संकोच कैसा। मैं सीमा के विषय में कह रही थी। उनकी निर्लिप्तता एकदम समाप्त हो गई। प्रश्नांकित चेहरा लिए वे एकदम सीधे होकर बैठ गए। मैं कुछ कहूं तो तुम मुझे गंवार या ईर्ष्यालु मत समझना। तुम पुरुष हो, विवाहित हो, लोकापवाद तुम्हारे लिए कोई समस्या नहीं है। पर सीमा लड़की है, ज़्यादा कुछ समझने बूझने की उम्र भी उसकी नहीं है। फिर वो कुंवारी लड़की है, लोगों की चौकस निगाहों से वो बच नहीं सकती। कल यही बातें उसके विवाह में बाधा बन सकती हैं। वे कुछ देर चुप रहे। वे धीरे से बोले, तुम क्या समझती हो, ये बात मेरे मन में कभी आई ही नहीं। फिर भी, हाँ फिर भी वहां जाने से अपने को रोक नहीं पाता हूं। अब चुप रहने की बारी मेरी थी। जानना चाहती हो मैं वहां क्यों जाता हूं? मैंने केवल उनकी ओर देख लिया, कहा कुछ नहीं। वहां जाता हूं मैं अपने खालीपन को भरने। जो चीज मुझे यहाँ घर में नहीं मिल पाती है, मैं उसे पाने की आशा में वहां जाता हूं। वे इतने सपाट स्वर में ये बात कह गए जैसे उन्होंने अभी थोड़ी देर पहले फिश कटलेट के बारे में कहा था। क्या नहीं मिलता है तुम्हें घर में? किस चीज की आशा से जाते हो वहां? मैंने क्षीण स्वर में पूछा। वे पुनः अपनी उसी मुद्रा में लेट गए। बची हुई सिगरेट एस्ट्रे में डालकर उन्होंने नई सिगरेट जलाई और आराम से कश लेने लगे। मैं अधीरता से उनका सारा क्रियाकलाप देखती रही, सांस रोके उनके उत्तर की प्रतीक्षा करती रही। पर उन्हें यूं अपने में व्यस्त देखकर आखिर पूछ ही लिया, तुमने मेरी बात का उत्तर नहीं दिया। देखो नीलम, उन्होंने इत्मीनान से कहना आरंभ किया, जब पूछ ही रही हो तो सुनने की शक्ति भी तुम में होगी ही, यही सोचकर बोल रहा हूं मैं। एक बात तुम्हें बता दूं, आदमी सिर्फ खाने और सोने के लिए घर में नहीं आता। घर में उससे और भी अपेक्षाएं होती हैं, विशेषकर पत्नी से। मैं बहुत पिछली बातों में नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक गिनाने बैठूंगा तो हजारों निकल आएंगी। मैं सिर्फ आज की बात कहूंगा। तुम्हें मालूम था आज ऑफिस में इंक्वायरी है। बॉस स्पेशली उसी कारण यहाँ आए थे। चिंता के कारण पिछले 2 रातों से मैं ठीक से सो भी नहीं पाया हूँ। फिर भी न तुमने सुबह ही कुछ व्यग्रता प्रदर्शित की, न वापस आने के बाद ही कुछ पूछा। बस आते ही खाना परोस दिया और तुम्हारे कर्तव्य की इतिश्री हो गई। और ये लड़की सीमा, जिसमें तुम्हारे विचार से कुछ समझने बूझने की ताकत नहीं है, बराबर 2 दिन से मेरा साहस बनाए हुए है। सुबह भी उसने फ़ोन करके मुझे कुंतलक दिया था और ताकीद कर दी थी कि शाम को हर हालत में मैं वहाँ जाकर उसे सब बताऊंगा। मैं तो समझता हूँ ये सब उसकी शुभकामनाओं का ही परिणाम है कि सब कुछ ठीक से निपट गया, और इसकी खुशी जितनी उसके चेहरे पर थी उतनी तो मेरे मन में भी नहीं थी। 8 बजे से पहले मैं सर्किट हाउस से निकल नहीं पाया था तो वह नर्वस हो गई थी, बराबर फ़ोन से कान लगाए बैठी थी। एक अनजान लड़की मेरे मसलों में इतनी दिलचस्पी लेती है और मैं नहीं लेती, यही कहना चाहते हो ना? लेकिन ताली एक हाथ से तो नहीं बजती। सुंदरपुर वाला केस इतना गंभीर, महत्वपूर्ण और पेचीदा है, ये बात सिर्फ सीमा को ही बताई गई थी, मुझे भी तो बता सकते थे तुम। उससे क्या फर्क पड़ता है? क्या इससे पहले कभी नहीं बताया? पर तुम्हारे पास देने को है क्या? सिर्फ उपदेश, उलाहने। जबकि सीमा धीरज देती है, सलाह देती है, सांत्वना देती है। तुम्हारे सामने बैठकर लगता है मैं सबसे निकृष्ट व्यक्ति हूँ, जबकि सीमा के साथ 2 घड़ी भी रह लूँ तो एक आत्मगौरव की अनुभूति होती है। अपनी ही नज़रों में ऊंचा उठ जाता हूँ मैं, क्योंकि उसकी आंखों में होती है श्रद्धा, आस्था, आदर, विश्वास और शायद प्यार भी। हाँ नीलू, प्यार भी होता है उन आंखों में। वो प्यार करती है नीलू, और तुम सिर्फ आलोचना करती हो। यही फर्क है तुम दोनों में, और बहुत बड़ा फर्क है।
उनका एक एक शब्द वज्राघात की तरह मेरे मन मस्तिष्क को संज्ञा शून्य करता चला गया। प्रस्तर मूर्त सी जड़ होकर रह गई मैं। जब कुछ चेत हुआ तो मैंने अपनी सारी शक्ति बटोर कर कहा, योगेश, जिस दिन तुम्हें ऐसा लगे कि तुम सीमा के बिना नहीं रह सकोगे, मुझे निसंकोच बता देना। मैं एक क्षण का भी विलंब नहीं करूंगी, चुपचाप रास्ते से हट जाऊंगी। वे अपनी जगह से उठाए और मेरे पास आकर खड़े हो गए। उनके देह की परिचित गंध सिगरेट की गंध के साथ एकाएक होकर मुझे मोहाविष्ट सी करने लगी। नीलम, वे दूरस्थ स्वर में बोले, बहुत आभारी हूँ मैं। मुझे ये सब कहने के लिए तुमने मजबूर नहीं किया। रियली आई एम ग्रेटफुल। ये उपहार था उनका विवाह की चौथी वर्षगांठ पर मेरे लिए। और सचमुच मैंने एक क्षण की भी देरी नहीं की। बस कानून ने जितना समय लिया उतना ही, और देर होने का प्रश्न ही नहीं था। समय लगता है घर खड़ा करने में, उसे बसाने में, सजाने संवारने में, बिखरी ईंटें ढोने में वक्त ही कितना लगता है। बच्चों के लिए, खासकर रेनू के लिए बहुत डर लग रहा था, पर कस्टडी मिलने में जरा भी परेशानी नहीं हुई। उनकी ओर से कोई आग्रह था भी नहीं। उन्हें उनकी वांछित स्वतंत्रता देकर मैंने दोनों बच्चों को अपने पास रख लिया। बड़े मामा जी तो बल्कि बहुत नाराज भी हुए। बोले, इस बला को तू अपने साथ क्यों ले आई है? जिसकी है उसे भुगतने दे। पर वो बला तो नहीं थी, वो जीती जागती गुड़िया रेणु थी। उसे एक घर चाहिए था, और उसके लिए दुनिया में सिर्फ एक घर था, मेरा। घर नहीं जाएंगे क्या भाई साहब आज? मैंने चौंक कर सिर उठाया। खिसियानी सी मुद्रा लिए गणपत टेबल के पास खड़ा था और घड़ी का कांटा 5:30 को पार कर गया था। सॉरी गणपत, देर हो गई, पर भले आदमी जरा पहली आवाज दे ली होती। अच्छा नहीं मालूम देता साहब, आप काम में थे। दिया बत्ती से पहले बड़े साहब के यहाँ जाना है, नहीं तो डिस्टर्ब नहीं करता भी। उसकी अंग्रेजियत पर मुस्कुराते हुए मैंने अपनी मेज देखी। सामने फाइल खुली पड़ी थी और नोट पैड पर पेन से जाने क्या क्या गोद रखा था मैंने। ठीक ही तो कह रहा था बेचारा, बहुत काम में थी मैं। मुझे डिस्टर्ब करने के लिए बार बार माफ़ी मांग रहा था, और मैं देर हो जाने के कारण बार बार लज्जित हो रही थी। अच्छा खासा क्षमा पर्व मनाते हुए मैं दफ्तर से बाहर निकली। सुबह ऑटो रिक्शा के पैसे फेंक दिए थे, अब शाम को भी वैसा ही शाह खर्च बनना संभव नहीं था। चुपचाप बस स्टॉप की राह ली। स्टॉप पर आकर खड़ी हुई थी कि सामने से कौशल आता दिखाई दिया। जिस किसी दिन देर हो जाती है ये शख्स जरूर टकराता है। उसका बैंक अक्सर इसी समय बंद होता है। चल रही हैं? पास आते ही उसने स्कूटर धीमा करके पूछ लिया। ओ नो थैंक्स, आज जरा कुमुद के यहाँ जाने का प्लान है। जल्दी में जो भी नाम याद आया मैंने धड़ल्ले से बोल दिया। अभिवादन में हाथ हिलाता हुआ वो चला गया और मैंने राहत की सांस ली। जनाब बन्नू मामा के साले साहब हैं, इनकी लिफ्ट को नकारते भी तो नहीं बनता। फिर जब घर का कोई छोड़ता है तो चाय के लिए भी कहना पड़ता है। वो भला आदमी कभी मना भी नहीं करेगा। शायद इसके सामने भी मेरी ही तरह रिश्तेदारी का तकाजा हो। एक कप चाय पीकर कोई चुपचाप चला भी जाए तो गनीमत है, पर यह तो जमकर ही बैठ जाएगा और फर्राटे से शुरू हो जाएगा। बोलने के लिए किसी विषय का विधि निषेध इसके पास नहीं है। पता नहीं बीबी भी हफ्तों कहाँ गायब रहती है, कभी घर जाने की जल्दी भी से नहीं होती। अम्मा कौशल की अनन्य और एकमात्र श्रोता हैं। अभी उस दिन महाशय जी बड़े इत्मीनान से अम्मा को बता बैठे कि योगेश सस्पेंड हो गए हैं और 3 महीने से घर बैठे हुए हैं। यह बात मुझे बहुत पहले ही पता चल गई थी, पर मैंने अम्मा को हवा नहीं लगने दी, क्योंकि अम्मा की प्रतिक्रिया क्या होगी मैं जानती थी। और वही हुआ। कौशल से खबर मिलते ही हाथ धोकर मेरे पीछे पड़ गईं। उनकी इच्छा थी कि मैं योगेश को पत्र लिखूं, सांत्वना का पत्र, अपनी ओर से हर संभव सहायता का आश्वासन दूं। मैंने ये कहकर पीछा छुड़ाना चाहा कि मुझे पता नहीं मालूम है, तो अब उनकी यही रट है कि कौशल को मालूम होगा, उससे पूछ लो। अब हर तीसरे दिन पूछती हैं, कौशल मिला था? इसीलिए जब वो मिलता भी है तो मैं कन्नी काट जाती हूँ। वैसे सस्पेंशन की बात सुनकर मुझे दुख चाहे हुआ हो, आश्चर्य बिल्कुल नहीं हुआ था। एक ना एक दिन तो वो होना ही था, क्योंकि जीवन में और ऊंचा उठने की होड़ में कई बार ये विवेक का धरातल छोड़ देते थे। सीमा का अनुकूल साथ पाकर उनका कारोबार और बढ़ा ही होगा, इसकी सहज कल्पना की जा सकती थी। किंतु मनुष्य जितनी अधिक ऊंचाई से गिरता है, चोट उतनी ही अधिक लगती है। व्यवहारिक संदर्भ में हम एक दूसरे से कट गए थे, पर उस चोट को मैंने भी अनुभव किया था।
किसी भी आघात को सहने की उनकी अक्षमता का स्मरण कर मैं चिंतित भी हुई थी, पर मन ही मन उस चिंता को समोल लेने के अतिरिक्त मैंने कुछ नहीं किया। करना संभव भी नहीं था। हम लोगों का रिश्ता कुछ ऐसा नाजुक हो गया था कि मेरा कोई भी प्रयास गलत ही समझा जाता। योगेश उसे उपहास ही समझते, अपने दुर्दिन का क्रूर उपहास। परंतु अम्मा को ये सब समझाना भी तो अब कितना कठिन है। दूर से देखा, अम्मा बरामदे में ही कुर्सी लगाए बैठी हुई थी। मेरा माथा ठनका। इस समय तो अम्मा को किचन में होना चाहिए था। अम्मा के घर में होने का यही तो सुख है। दिन भर बच्चों की चिंता नहीं रहती और शाम को घर लौटने पर गर्मा गर्म चाय नाश्ता मिल जाता है। सीढ़ियाँ चढ़कर मैं उनके सामने से होकर अंदर चली आई, पर वे जैसी बैठी थीं बैठी रहीं। मेरा ये भ्रम भी टूट गया कि वे देर से आने के कारण चिंतित हैं। घर भी एकदम सुनसान था। बच्चों का कहीं अता पता नहीं था। कमरे में देखा, टेबल पर मेरा दिया हुआ होमवर्क भी उन्होंने नहीं छुआ था। शायद दोपहर से खेलने निकल गए थे। अब कुछ कहूँगी तो अम्मा उल्टे ही मुझे डांटेंगी। तू माँ है या दरोगा? दिन भर बच्चों के सिर पर ही चढ़ी रहेगी। पूनम रानी भी घर में नहीं थी शायद, नहीं तो इस समय रेडियो के साथ उनकी अक्षय जुगलबंदी जरूर सुनाई दे जाती। कपड़े बदल कर किचन में आई तो देखा वहाँ भी मामला ठंडा था। मन खराब हो गया। चुपचाप सारा गुस्सा पीकर गैस जलाई और चाय का पानी चढ़ाकर बाहर आई। अम्मा सड़क को घूरती हुई वैसे ही चुपचाप बैठी हुई थी। अम्मा चाय लोगी? मैंने पूछा। ले लूँगी, उनका मरा सा जवाब आया। हतोत्साहित होकर मैं किचन में चली आई। पानी मेरी राह ही देख रहा था। चाय, शक्कर तथा दूध मिलाकर उसे खौलाया, छान कर प्यालों में डाला, फिर अलमारी खोलकर 4 नमकीन बिस्कुट निकाल लिए और ट्रे में सारा सामान लेकर मैं बरामदे में चली आई। बच्चे नजर नहीं आ रहे? बिस्कुट कुतरते हुए मैंने बहुत सहज भाव से पूछ लिया। सर्कस गए हैं। सर्कस? क्या पूनम के साथ गए हैं? मैंने अविश्वास के स्वर में पूछा, क्योंकि पूनम बच्चों को पिक्चर तो ले जा सकती है, पर सर्कस? असंभव। सामने वाले मेहता साहब के बच्चे जा रहे थे, उन्हीं के साथ भेज दिया। अम्मा ने शांत स्वर में जवाब दिया। बहुत गुस्सा आया मुझे। भला अम्मा को ऐसी क्या जल्दी पड़ गई थी, उठाकर हर किसी के साथ भेज दिया। मेहता साहब के बच्चों में श्रीकांत भी है, गोलू भी है और रेणु भी तो अब। सच, अम्मा तो कभी कभी कमाल कर देती हैं। मैं तो खुद कल का कार्यक्रम बना रही थी। बहुत बेसब्र होते जा रहे हैं दोनों, मैंने किसी तरह अपने को जब्त करते हुए कहा। उन्होंने कुछ नहीं कहा रे, मैंने ही जिद करके भेजा है। अम्मा अब एकदम सतर्क होकर बैठ गई थी। मुझे बोलने का अवसर दिए बिना ही बोल उठी। आज मेजर साहब का फ़ोन आया था। क्या? मुकुल को गोली लगी है। गोली? मेरे ऊपर की सांस ऊपर ही रह गई। कप हाथ से छूटते छूटते बचा। हाँ, डाकुओं के साथ एक मुठभेड़ में घायल हो गया है। पाँव में गोली लगी है। उन लोगों को आज ही खबर मिली है। मिलते ही उन्होंने हम लोगों को फ़ोन किया था। कब? दोपहर में? हाँ, फ़ोन मिलते ही ये छोकरी तो वहीं रोने बैठ गई। मिसेज राजू दौड़ी दौड़ी मुझे बुलाने आई थी। बड़ी मुश्किल से उसे घर तक ला पाई मैं। फिर? फिर क्या, हम दोनों मेजर साहब के यहाँ चली गईं। उसे अकेली कैसे भेज देती? मेरा वैसे भी जाना जरूरी था। बच्चों की समस्या थी। इतना सा मुंह बनाए बेचारे घर में बैठे रहते, इसलिए उन्हें बाहर भेज दिया। पूनम क्या अभी तक वहीं है? हाँ, उन लोगों ने ट्रंक कॉल लगाया हुआ है। मैं तो तेरी वजह से चली आई। घर में ताला लगा देखती और लोग बाग उल्टा सीधा कुछ बताते तो तू घबरा जाती। प्लेट में पड़े बिस्कुटों को टुकुर टुकुर ताकते हुए मैं चुपचाप बैठी रही। सारी भूखी एकदम समाप्त हो गई थी। उसका मन सुबह से ही गिरा गिरा सा हो रहा था। अम्मा कहती जा रही थी, ऐसा अक्सर होता है, अपना कोई कष्ट में हो तो मन को संकेत मिल जाता है। इसीलिए तो इतनी चिड़चिड़ी हो रही थी सुबह, जो मुंह में आया बक्के जा रही थी। नहीं तो भला तेरे साथ ऐसी कभी बदजबानी की है उसने? मैं एकदम उठ खड़ी हुई। अम्मा, थोड़ी सी खिचड़ी बना लेती हूँ, बच्चे आएंगे तो एकदम भूखे होंगे। किचन में आकर बड़ी देर तक खटर पटर करती रही मैं। अम्मा के पास दोबारा जाने का साहस नहीं था। वही सुबह वाला प्रसंग फिर से चिढ़ जाने का डर था। एक शंका बार बार मन में चक्कर काट रही थी। मुकुल को गोली लगी है, कैसे लगी है, कहाँ लगी है, उसका भविष्य अब क्या होगा? ये शंकाएं स्वभावतः ही मन में उठी थीं, पर भूल से भी मैं उन्हें शब्दों में बांधना नहीं चाहती थी। घर में तूफान आ जाता। बच्चे यथा समय लौट आए। आते उन्हें खिला पिलाकर मैं पढ़ने के लिए भेज दिया।
रवि का वश चलता तो सारे कर्तव्य मुझे अभी करके दिखा देता, पर मेरा मूड देखकर चुपचाप कमरे में चला गया। मैं जानती थी कि दोनों अब किताब कॉपी खोलकर सामने रख लेंगे और छोटी मोटी शरारतें करते रहेंगे, पर मैंने ध्यान नहीं दिया। अम्मा, ठंड हो रही है, अब अंदर आ जाओ, मैंने बाहर जाकर कहा। मेरी शॉल ला दे, अम्मा ने उत्तर दिया। उनके साथ मैं अपनी भी शॉल लेती आई और वहीं बरामदे में अपना आसन जमा लिया। अम्मा का उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा था। उन्हें धीरज बंधाते हुए मैंने कहा, मुकुल के पैर में गोली लगी है अम्मा, उसमें इतना घबराने की कोई बात नहीं, तुम तो बहुत जल्दी नर्वस हो जाती हो। नर्वस नहीं हूँ रे मैं, पर तब से बैठे बैठे यही सोच रही हूँ कि विधाता का यह कैसा अन्याय है। भाग्य मेरे ही पीछे हाथ धोकर क्यों पड़ा हुआ है। खैर, अब मेरे साथ जो कुछ हुआ था सो तो सब बीत ही गया समझो, पर कम से कम मेरी बच्चियों को तो सुख से रहने देता, मैं उसी में खुश हो लेती। पर तुम लोगों का सुख भी भाग्य से देखा ना गया। मैंने सख्ती से अपने होंठ भींच लिए। देख तो बैठे बिठाए क्या हो गया है। अम्मा का बिसूरना जारी था। अब इसकी कोई ज़रूरत थी? पुलिस की, आर्मी की नौकरी ऐसी ही होती है अम्मा। संकट तो उन पर दिन रात छाया ही रहता है। आने वाला हर दिन उनके लिए चुनौती होता है। उनकी बीवियों को हर प्रकार की खबर सुनने के लिए दिल मजबूत करके रखना होता है। इसीलिए मैं शुरू से इस संबंध के पक्ष में नहीं थी। पूनम बहुत भावुक लड़की है, दिन रात ये तनाव उससे झेला नहीं जाएगा। किस्मत का फेर है बेटा, अम्मा ने उसास भरकर कहा। पूनम बहुत भावुक है, इसीलिए मुश्किल है। और तुम्हारे साथ ये था कि तुम, योगेश कहता था कि एकदम भावना शून्य हो। मेरी बात छोड़ो अम्मा, वो अध्याय अब समाप्त हो चुका है, मैंने तल्खी से कहा। अम्मा एकदम सिटपिटा कर चुप हो गईं। फिर थोड़ी देर बाद धीरे से बोली, उसका कुछ पता चला? किसका? योगेश का। उसके केस का क्या हुआ? मुझे कुछ भी नहीं मालूम है और ना मैंने कुछ मालूम करने का प्रयास ही किया। मुझे तो तुम पर हैरत होती है अम्मा। जब लड़की सारे संबंध समाप्त कर चुकी है, तब तुम्हें दामाद में इतनी दिलचस्पी क्यों है? वो सिर्फ मेरा दामाद नहीं था नीलू, मेरा बेटा भी था। तो अब ये दूसरा बेटा आया जाता है, चिंता मत करो। कौन, मुकुल? ना बेटे, मुकुल उसकी जगह नहीं ले सकता। भरे पूरे परिवार का लड़का है, दामाद की हैसियत से इस घर में आया था और उसी अदब से रहता है। वो क्या योगेश की तरह रसोई में आकर चाय मांगेगा, पकौड़ों की फरमाइश करेगा, बुखार में मेरा सिर दबाएगा? सब्जी लेने जाऊंगी तो क्या लड़ झगड़ कर मेरे हाथ से झोला छीनेगा? ना बेटे, बहुत फ़र्क होता है। लड़का और चीज़ है, दामाद और चीज़। मन हुआ अम्मा से कहूँ कि जिस योगेश की तुम बात कर रही हो वो पता नहीं कहाँ खो गया है अब तो, पर उनका सुखद भ्रम तोड़ना अच्छा नहीं लगा। बेटे का अभाव उनके जीवन में एक रिक्तता छोड़ गया है, जिसे यहाँ वहाँ से भरने का प्रयास करती रहती हैं वे। हेडलाइट की तेज रोशनी हम लोगों की आंखों पर पड़ी और दूसरे ही क्षण मेजर साहब की नीली एम्बेसडर दरवाजे के सामने खड़ी थी। हम लोग हड़बड़ाए से उठ खड़े हुए। मैं कुर्सियां लाने के लिए अंदर दौड़ी गई और फिर खाली हाथ ही लौट आई। डर था कहीं पूनम नाराज ना हो जाए कि उन लोगों को बरामदे में क्यों बैठा दिया। आजकल वो बहुत बारीकी से इन बातों को सोचती है। खासकर अपनी ननद रानी के यहाँ से लौटते समय उसके दिमाग में उनका सजा संवारा ड्राइंग रूम छाया रहता है। मेजर साहब पूनम को छोड़ने के लिए खुद आए थे। आते ही उन्होंने बधाइयों की झड़ी लगा दी। माताजी मुबारक हो, आपके मुकुल को 500 रुपये का पुरस्कार मिला है। पुलिस पदक के लिए भी उसका नाम प्रपोज किया गया है। अच्छा, अम्मा ने अभिभूत स्वर में पूछा, क्या ट्रंक कॉल लग गया था? हाँ जी, बड़ी देर बाद लाइन मिली, पर बात अच्छे से हो गई। उसके सीओ से ही बात हुई थी, बहुत तारीफ कर रहे थे। कह रहे थे लड़का होशियार भी है और बहादुर भी। सारी दबिश की प्लानिंग उसी ने की थी और वो कामयाब रही। कह रहे थे घुटने के नीचे और ऊपर 2 गोलियां लगी थी उसके, फिर भी वो मौके पर डटा रहा। फर्स्ट एड तो बहुत बाद में मिली। अब तो तबीयत ठीक है? अम्मा ने चिंता युक्त स्वर में पूछा। जी हाँ, आप लोगों की दुआ से ऑपरेशन सक्सेसफुल रहा। मैं और निशी कल सुबह लखनऊ जा रहे हैं उसे देखने। पूनम साथ जाना चाहे तो भेज दीजिए। फिर एक बार झुककर अम्मा को लंबा सा अभिवादन देकर मेजर साहब चले गए। उनके जाते ही पूनम अम्मा के गले से लग गई। मुझे लगा अब फिर रोना धोना शुरू हो जाएगा, पर वो खुशी से विवल हो रही थी। जानती हो अम्मा, ऑपरेशन के बाद जब होश में आए तो इन्होंने सबसे पहले मेरा नाम लिया। सीओ साहब पूछ रहे थे कि पूनम कौन है, उसी की पुकार हो रही है। मेजर साहब ने तो मुझसे बात करने के लिए भी कहा, पर मुझसे बोला ही नहीं गया।
और फिर एकदम अम्मा के गले में झूल कर लाड़ भरे अंदाज में कहने लगी, अम्मा हमें जाने दो ना कल उनके साथ प्लीज़। ओ, तू अंदर तो चल पहले, अम्मा ने किसी तरह अपने को छुड़ाते हुए कहा। उनका स्वर रूखा था। अभी सोने का उपक्रम कर ही रही थी कि दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। चौंक कर मैं उठ बैठी। नीलू सो गई क्या? बाहर खड़ी अम्मा फुसफुसा कर पूछ रही थी। दरवाज़ा बंद नहीं था, सिर्फ उड़का हुआ था। फिर भी मैंने उठकर उसे पूरा खोल दिया। अम्मा दबे पांव अंदर आईं, धीरे से दरवाजे में सांकल दी और मेरे बिस्तर पर आकर बैठ गईं। मन में 100 शंकाओं का तूफान लिए मैं भी चुपचाप उनके पास आकर बैठ गई। नीलू, बड़ी देर बाद माँ का स्वर फूटा। क्या है? पूनम को कल लखनऊ भेज दूँ? मुझसे क्यों पूछ रही हो? तो और किससे पूछूं? आसपास मेरा कोई और है भी? अम्मा का स्वर बिना बात के ऊंचा उठने लगा। मैंने बात को तूल देना अच्छा नहीं समझा और समझौते के लिहाज से कहा, भेज दो तो कोई हर्ज है क्या? मेजर साहब और निशा दीदी साथ रहेंगी, चिंता की तो कोई बात ही नहीं है। जाने पहचाने लोग हैं, फिर उसके होने वाले रिश्तेदार हैं, हम लोगों से ज़्यादा उसका ध्यान रखेंगे। चिंता पूनम की नहीं है मुझे। फिर सवाल ये है कि मेरा मतलब है कि पूनम को अगर हम भेज देते हैं तो उसका अर्थ ये होगा कि ये रिश्ता हमें स्वीकार है। सन्न रह गई मैं। तो क्या तुम्हें रिश्ता स्वीकार नहीं? अब नहीं है। लेकिन अम्मा, सगाई जो हो चुकी है। सगाइयाँ क्या कभी टूटती नहीं? मुझसे तो कोई जवाब नहीं देते बना। अम्मा ही बोली, अभी मेजर साहब ने क्या कहा तूने सुना तो होगा, उसके पैर में 2 गोलियां लगी हैं। पर ऑपरेशन ठीक हो गया है अम्मा। उसका मतलब सिर्फ इतना है कि गोलियां निकल गई हैं, लेकिन अच्छा हो जाने पर वो अपने दोनों पैरों पे ठीक से खड़ा हो सकेगा। सब कुछ ठीक से जाने बिना मैं लड़की को एक कदम भी आगे नहीं रखने दूंगी। सच देखा जाए तो मैं स्वयं पूरी शाम यही सब कुछ सोच रही थी, पर अम्मा के मुंह से यही बात बड़ी अटपटी लगी, बड़ी घिनौनी लगने लगी। मैंने कहा, अम्मा, यही दुर्घटना शादी के बाद भी तो हो सकती थी। तब तो होती, वो उसकी तकदीर थी, मुझे बीच में पड़ने की जरूरत ही नहीं थी। पर जानबूझकर तो मक्खी नहीं निगली जाती ना। पूनम ने भी तो कुछ सोचा ही होगा अम्मा। अब वो एकदम बच्ची तो नहीं, कुछ सोचने समझने की स्थिति में वो है भी। वो तो एकदम मीराबाई बनी जा रही है। आवेश में इंसान अपना भला बुरा कुछ सोच थोड़ी ही पाता है। उसके लिए सोचने का काम तो हम ही को करना पड़ेगा। एक दिन का तो सवाल है नहीं, जिंदगी भर का साथ है। जल्दबाजी में निर्णय लेने का परिणाम क्या होता है तूने देखा तो है। मैं अवाक होकर अम्मा का मुंह देखने लगी। इतने वर्षों में पहली बार उन्होंने अपनी भावनाओं को अभिव्यक्ति दी थी, मेरे निर्णय को कोसा था, और मैं समझती थी कि अम्मा ने योगेश के सारे अपराध क्षमा कर दिए। अम्मा की बातों ने पता नहीं कितनी पुरानी स्मृतियों को कुरेद दिया और कुछ क्षणों के लिए मैं विगत में खो गई। गिनती के उन क्षणों में अपना पूरा जीवन पुनः एक बार जी गई मैं। बीच वाले वर्षों में कुछ भी घटित हो गया हो, पर मैंने पाया कि अपने निर्णय के प्रति न तब मन में कोई शंका थी, न अब कोई पछतावा है। उस उम्र का आवेश कुछ ऐसा ही होता है। सोचने समझने के लिए तो मनुष्य को पूरा जीवन मिल जाता है, पर उसे अंतिम क्षण कभी कभी ही मिलते हैं। इसी आवेश में मैंने योगेश का वर्ण किया था। इसी आवेग में सीमा ने उनका हाथ थामा था। उम्र की इसी नाजुक दहलीज पर आज पूनम खड़ी है। भावनाओं का यही अदम्य ज्वार उसके अंदर हिलोरे ले रहा है। किसी के लिए अपने को उत्सर्ग करने का आनंद उसे रोमांचित किए हुए है। उसके साथ न्याय नहीं होगा क्या? अम्मा, मैंने निर्णायक स्वर में कहा, पूनम को उन लोगों के साथ जाने दो। ऐसे कैसे जाने दूं? पहले ठीक से। तुम समझती क्यों नहीं अम्मा? मैंने खींच कर कहा। सोच विचार तो तुम बाद में भी कर सकती हो, पर यह दिन दोबारा लौट कर नहीं आएगा। आज मुकुल उसे व्याकुल होकर पुकार रहा है और वो भी जाने के लिए फड़फड़ा रही है। ऐसा संयोग क्या रोज रोज होता है? अक्सर तो ये होता है कि सामने वाला हमें पुकारता रह जाता है और हमें सुनने का भी अवकाश नहीं रहता है। या फिर ये होता है कि हम साथ चलने के लिए आकुल रहते हैं, पर सामने वाले को ही हमारी ज़रूरत नहीं होती। दोनों ही स्थितियां बहुत कष्टकर होती हैं अम्मा। आज मुकुल को पूनम की ज़रूरत है, वो भी जाने के लिए व्यग्र है, तो उसे मत रोको। ऐसी सुनहरी घड़ियां जीवन में बार बार नहीं आती। पूनम के जीवन में भी फिर कभी यह संयोग न बना तो वह तुम्हें कभी क्षमा नहीं करेगी, कभी भी नहीं। कहते कहते हाँफ उठी मैं और भरभरा कर रो पड़ी।
अम्मा ने अपने आंचल की कोर से हौले से मेरे आंसू सोख लिए, पर मेरे अंतस की पीड़ा उन तक पहुंची या नहीं, कौन जाने। अभी आप सुन रहे थे मालती जोशी मैम का लिखा हुआ उनका एक प्रसिद्ध उपन्यास सहचारिणी। सहचारिणी मैंने 2 भागों में पढ़कर पूरा किया। दोनों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा कि उपन्यास आपको कैसा लगा। फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो, मंगलमय हो।